रीमा, आपसे शुरू करना चाहूँगी। इसमें जो कानूनी नुकात हैं उनकी आप वजाहत तो करेंगी, लेकिन शुरू यहाँ से करते हैं कि जब हम तजावीज़ हमारे सामने थी आइनी तरमीम से मुतल्लिक, तो एक आपने राय दी थी कि माकूल हल ये हो सकता है कि आइनी अदालत की बजाय आइनी बेंचेस बना दिए जाएं। अब वो बेंचेस बना दिए गए हैं, लेकिन जो तरीक़ाकार और जो निटी-ग्रिटीज़ हैं, क्या आप उससे मुतमईन हैं? जी शुक्रिया लीना, बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। मैं तो ये कहूँगी कि मेरे लिए बहुत बड़ा धचका है ये, क्योंकि मुझे आखिर तक लग रहा था कि शायद पार्लियामेंट इस एक्सटेंट तक ना जाए। मुझ जैसे लोग बहुत ये बात करते थे कि पार्लियामेंट के पास आइन साजी का हक है और पार्लियामेंट रीजनेबली बिहेव करेगी। अनरीजनेबल, मैलिफाइडे आप एक्सपेक्ट नहीं करते अपनी पार्लियामेंट से जो लोगों की नुमाइंदगी करती है, लेकिन मैं गलत साबित हुई और ये अमेंडमेंट्स पास हुई। और इन अमेंडमेंट्स के बाद आज से 21 अक्टूबर 2024 से पाकिस्तान में अदलिया इंस्टीट्यूशनली इंडिपेंडेंट नहीं है, इंस्टीट्यूशनली आज़ाद नहीं है। और मेरे लिए बहुत ये दुख की बात है, क्योंकि दुनिया भर में जब भी मैं वकला की, जजेस की कॉन्फ्रेंसेस में होती थी, तो पाकिस्तान की अदालत, पाकिस्तान की जुडिशरी से जो जूरिस्प्रूडेंस फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आती थी, उसको बहुत अप्रिशिएट किया जाता था। और बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स थे पाकिस्तान में जो लिए गए, जिसको बहुत अप्रिशिएट किया जाता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, जैसे बाकी इंडिकेटर्स हैं, अब अदलिया पे भी यही सवाल होगा कि पाकिस्तान में इन अमेंडमेंट्स के बाद, बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर सुना रही थी, उन्होंने काले सांप का जिक्र किया। क्या हम ये श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि ये काला सांप सिर्फ अदालत ही थी, या अदालत के साथ कुछ और भी वो पावर सेक्टर्स थे जो आज भी हैं, जिनका हम नाम नहीं लेते? क्या अदलिया खुद से डेमोक्रेसी को, सिविलियन सुप्रीमेसी को कमजोर कर रही थी, या जिनके साथ वो ये काम कर रही थी वो आज भी वही हैं और वो काला सांप वहीं घूम रहा है पार्लियामेंट के इर्द गिर्द? पहली बात तो ये। दूसरा, मुझे हंसी आ रही थी कि हम बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर्स को घर भेजा गया। शायद हमारी मेमोरी थोड़ी जो है इसमें वीक है, क्योंकि जब गिलानी साहब को घर भेजा गया था तो नवाज शरीफ साहब बहुत खुश थे, बल्कि उन्होंने पहले ही मुतालबा कर दिया था कि आप रिजाइन करें, आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा सुनाई है अदालत ने। जब इफ्तिखार चौधरी साहब का जुडिशियल एक्टिविज्म पीक पे था, तो पीएमएलएन खुशियां मना रही थी क्योंकि पीपल्स पार्टी कमजोर हो रही थी। जब पैनामा का मामला शुरू हुआ तो पीपल्स पार्टी ने नून लीग के खिलाफ, आप अदालतों में कार्रवाई देखें, आप पीपल्स पार्टी का मौकफ देखें। तो जब हम अदलिया पे, और मैं, आपको मालूम है जब से इस शो पे आई हूँ, मैं बहुत क्रिटिक रही हूँ अदलिया के ट्रांसग्रेशंस पे, कि अदलिया ने बाकी जो ब्रांचेस ऑफ स्टेट हैं उन पे ट्रांसग्रेस किया, ट्रेसपास किया उनकी पावर्स में, जमहूरियत को कमजोर किया। लेकिन अदलिया ने खुद से नहीं किया, कोई सियासी जमात उनके साथ मिली हुई थी, या वो काला सांप जो अब भी मंडला रहा है वो उनके साथ मिला हुआ था। तो इसको हमें भुलाना नहीं चाहिए। दूसरी बात, जब दिस इज द क्लासिक केस ऑफ थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। जुडिशरी में मसाइल थे, एक्टिविज्म के, ओवररीच के, कॉम्पिटेंस का इशू था, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी उनके अपॉइंटमेंट्स में। लेकिन ये जो तरामीम है, ये उसमें से किसी भी मसले को हल नहीं करती। बल्कि मैं क्यों कह रही हूँ थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, क्योंकि आपने आज़ाद अदलिया, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी जो पाकिस्तान में है ऑन पेपर, उसका एक अहम हिस्सा है। यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर्स है, यहाँ चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि आपकी पार्लियामान होगी जो लोगों की नुमाइंदगी करेगी, आपकी एग्जीक्यूटिव होगी, और आपकी एक आज़ाद अदलिया होगी जो उन बाकी ब्रांचेस को भी अकाउंटेबल ठहराएगी, जैसे बाकी ब्रांचेस अदलिया को अकाउंटेबल ठहराएंगे। आपने ये पूरा जो सिस्टम है उसको अदलिया के खिलाफ और पार्लियामेंट और खास तौर पे एग्जीक्यूटिव की फेवर में टिल्ट कर दिया। अब जो 13 मेंबर कमीशन है उसमें से सिर्फ 5 जजेस बचे हैं। आपकी वास्ट मेजॉरिटी जो है
वो हुकूमत की नुमाइंदगी करती है या पार्लियामेंट की नुमाइंदगी करती है। आपके चीफ जस्टिस जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी अपॉइंट करेंगे। आपके जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनमें हमेशा एक टेंशन रहेगी कि हमने पार्लियामेंट को, हुकूमत को खुश करना है अगर हमने चीफ जस्टिस बनना है। जो बेंचेस की आपने बात की, मैंने भारत की एग्जाम्पल दी थी उनकी लॉ कमीशन की। वहां ये जुडिशियल कमीशन जो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल्ड है या पार्लियामेंट कंट्रोल्ड है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस नहीं बनाता। वहां अदलिया खुद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाती है ताकि ज्यादा इफिशिएंटली ये मामला जो हैं वो सुने जाएं। तो यहाँ मसला क्या है कि आपने इख्तियारात जुडिशियल कमीशन में, जिसमें जुडिशियल मेंबरान माइनॉरिटी में है और एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट्री मेंबरान मेजॉरिटी में है, उन्हें दे दिए हैं। वही बनाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, वही बताएंगे उनमें कौन बैठेगा, और वो बदल भी सकते हैं। अगर आज उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया, फिर वो उसको तब्दील करके अगर उन्हें फैसले पसंद नहीं आ रहे तो उसको तब्दील भी कर सकते हैं। इस पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सो लीना, ये सब ये दिखाता है कि आपने अदलिया को बेहतर करने के बजाय अदलिया की आज़ादी ही ख़त्म कर दी। और हम याद करेंगे एक आज़ाद अदलिया को जब हम देखेंगे कि अब एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट के कुछ भी एक्सेसेस हो तो एटलीस्ट ऑन पेपर, शायद फाइट बैक हम देखें जुडिशरी की तरफ से, एटलीस्ट ऑन पेपर ये एक ऐसी जुडिशरी रह गई है जिसके पास वो इख्तियारात ही नहीं है। और जो एक्चुअली रिफॉर्म्स की जरूरत थी, जो हमने देखे अलीना, पिछले साल हमने देखा जो 184(3) की पावर्स थी उसमें अपील डाली गई। हमने देखा कि चीफ जस्टिस से इख्तियारात जो है डाइल्यूट करके कमीशन को दे दिए गए। इसको हमने देखा नहीं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। फौरन ही मजीद हम फंडामेंटल चेंजेस हमने अदलिया पे कर दी। तो मुझे बहुत दुख है क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी जो पाकिस्तान है उसमें एक आज़ाद अदलिया की ज़रूरत थी जो आज से पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन रीमा, अगर चीफ जस्टिस का तकर्रुर, मैं मानती हूँ आपका जो सीनियर जजेस से मुतल्लिक गिला है, लेकिन अगर चीफ जस्टिस वैसे का वैसे ही और जो आइनी केसेस हैं जिनसे मुतल्लिक गिला आता था कि बहुत ज़्यादा सियासत ज़दा पूरी की पूरी कोर्ट हो जाती है, टाइम कंज्यूम करते हैं, ऑल ऑफ दैट, तो वो सब अगर एक बेंच के पास अब चले जाएंगे तो क्या इससे सियासत या अदालत के दरमियान में इन्वॉल्व होने का उनसर कम ना हो जाएगा कहीं ना कहीं? अरीना, आपके सवाल में ही कॉन्ट्रडिक्शन है। एक सियासी इन्फ्लुएंस वाली जुडिशल कमीशन अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाती है, क्या वो ज्यादा सियासी होगा या कम सियासी होगा? आपके पर्सपेक्टिव पे शायद डिपेंड करे। अगर आप चाहते हैं एक तरह के फैसले आए, शायद आपको वो बिल्कुल सही आईनी फैसले लगें। लेकिन अगर आप प्योरली इंस्टीट्यूशनल टर्म्स में देखें, एक सियासी कमीशन अगर एक बेंच बनाएगा, क्या वो सियासी नहीं होगा? सवाल है ये। एक छोटी सी आखिरी बात मैं करना चाहती हूँ। बहुत सी मेरे ख्याल ये गलत मिसालें दी जाती हैं कि दुनिया में कहीं भी जुडिशरी जो है वो खुद अपॉइंटमेंट्स नहीं करती, पार्लियामेंट ही करती है, एग्जीक्यूटिव ही करती है। अमेरिका की एग्जांपल दी जाती है। फॉर एग्जांपल, अमेरिका में उन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इंश्योर करने के लिए एक और चीज़ की है जो पाकिस्तान में नहीं है। वहाँ लाइफ टर्म्स होती हैं जजेस की। एक दफ़ा अपॉइंट तो वहाँ हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद ताकि वो आज़ाद रहें, वो लाइफ अपॉइंटमेंट्स होती हैं कि आप उन्हें ऐसे निकाल नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि 65 की उम्र में वो रिटायर हो जाएंगे। बाकी आप बेहतर मिसालें दुनिया में देखें। हम सबसे पहले यूके की एग्जांपल देते हैं। वहाँ एक कमीशन है, जुडिशरी उसमें मेजॉरिटी में है। रिफॉर्म हुआ कुछ साल पहले ब्रिटानिया में और उन्होंने उस कमीशन को पावर दी कि वो जजेस अपॉइंट करें। साउथ अफ्रीका की भी दुनिया में अच्छी मिसाल समझी जाती है, वहाँ पे भी इसी तरह की कमीशन है। इंडिया में भी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो चीफ जस्टिस जो हैं उनकी रिकमेंडेशन पे की जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये हमें मिसालें सिर्फ कहीं मिलती नहीं हैं। और मेरे लिए ये अहमियत रखता है कि बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो क्या कहते हैं। आपकी यूएन ह्यूमन राइट्स कमेटी, आपके बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी पे, वो क्या कहते हैं? और वो यही कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस जुडिशरी के इंस्टीट्यूशनल मामलात में कम से कम होनी चाहिए। और ये जो बैलेंस था, इसको रिस्टोर करने की जगह हमने वो बिल्कुल एग्जीक्यूटिव के तरफ टिल्ट कर दिया है। तो अनफॉर्चुनेटली ज़रूरत थी कि आपने बैलेंस को वापस रिस्टोर करना था, लेकिन रिस्टोर करने के बजाय आपने उसको अदलिया के खिलाफ टिल्ट कर दिया है। ये मेरा कंसर्न है।